The three states of matter. The three states of matter are solid, liquid, and gas. Complete the table 1.1 to describe the structures of solid, liquid, and gas in terms of. अब हमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के जो है ना डिस्क्राइब करना है स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स सेपरेशन, पार्टिकल्स अरेंजमेंट एंड पार्टिकल मोशन, यानी कि पार्टिकल्स कितना जो है वो दूर है या करीब है, और उनकी अरेंजमेंट क्या है और उनका मोशन क्या है। ठीक है। अब सबसे पहले पार्टिकल सेपरेशन पे जो है ना हम आ जाते हैं। जो सॉलिड है उसकी पार्टिकल पर सेपरेशन क्या होती है, आपस में टच कर रहे होते हैं। सेम जो है वो लिक्विड की भी होती है, लिक्विड में भी पार्टिकल्स आपस में टच कर रहे होते हैं। लेकिन गैसेज में जो होते हैं वो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास जो वो सॉलिड है उसकी जो अरेंजमेंट होती है इट इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्यों होती है? क्योंकि पार्टिकल्स आपस में बिल्कुल पैक्ड होते हैं। क्योंकि पार्टिकल्स बिल्कुल ये पैक्ड होते हैं तो उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो बिल्कुल एक यूनिफॉर्म होती है। वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं ये वो कर सकते। ठीक है। वेयर है जो लिक्विड है उसकी जो अरेंजमेंट होती है वो बिल्कुल ही वो रैंडम होती है। यानी कि पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा जो है वो गैप होता है जिसकी वजह से इसकी जो अरेंजमेंट है वो रैंडम हो जाती है। सही। फिर जो गैस है वो तो उसका तो हमें पता ही है, उसकी तो अरेंजमेंट बिल्कुल ही जो वो रैंडम होती है। फिर देन आ जाओ मोशन की तरफ ना, कि किस तरीके से पार्टिकल मूव करते हैं। देखो जब वो सॉलिड है वो सिर्फ अपनी जगह पे वो रहते हुए वाइब्रेट जो है वो कर सकता है ना। क्यों? देखो सॉलिड हमारे पास जैसे ये है ना, ये हमारे पास जो वो सॉलिड है ये बिल्कुल आपस में क्या है वो पैक्ड है। ये हमारे पास जो वो लिक्विड है। अब देखो इनमें थोड़ी सी जो है ना स्पेसिंग जो है वो आ गई है। ठीक है। और ये हमारे पास जो वो गैस है, इनमें स्पेसिंग ही स्पेसिंग है ना। अब अगर आप ये वो देखो तो इसका जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म है, ये आपस में पैक्ड है। ठीक है। लेकिन जो गैसेज जो कि लेकिन जो लिक्विड है उसमें जो है थोड़ा सा ये गैप है। क्योंकि वो लिक्विड में थोड़ा सा ये गैप है तो उसकी जो अरेंजमेंट है वो अब यूनिफॉर्म नहीं ये हो सकती, वो अब होगी वो रैंडम। ठीक है। और जो मेरे पास वो गैस है, गैस में तो जाहिर सी बात है बिल्कुल ही वो रैंडम अरेंजमेंट है। ठीक है। लेकिन जो मोशन है इनका, यानी कि जो इनकी जो मूव इनका ये वो करना है, सॉलिड के वो पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है वो बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल ही आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं। जिसकी ये वजह से इन ये सिर्फ वाइब्रेट जो ये वो कर सकते हैं। ठीक है। फिर इसी को तरीके से अगर मैं यहाँ पे वो देखूँ उसको लिक्विड को, तो लिक्विड जो है वो उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है तो वो वाइब्रेट नहीं ये वो करेगा, वो मूव जो वो कर सकता है वो लिक्विड है। ठीक है। क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। वेयर है जो वो गैस है उसके तो ये पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही स्पेस होता है तो वो भी वो रैंडमली मूव जो है वो करता है। अगर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है तो वो रैंडमली मूव जो है कि करेंगे। लेकिन अगर स्पेस जो वो नहीं है, वो सॉलिड है बिल्कुल आपस में वो पैक्ड है, तो वो सिर्फ अपनी जगह पे ये वो रहते हुए वाइब्रेट ही जो है ये वो करते हैं। ठीक है। फिर देन उसके के बाद हमें बोला है कि सब्सटेंस कैन चेंज, फिजिकली चेंज नेम ईच फिजिकल चेंज सॉलिड टू लिक्विड। जब हम सॉलिड से अच्छा इसको दैट से बात ज्यादा डिटेल कोई ये वो समझने वाली चीज नहीं है। जब हम सॉलिड से लिक्विड की तरफ हम जाते हैं तो क्या बोलते हैं इसको? मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड ना। अब मैं यहाँ पर पूरे को लिख देता हूँ, अगर इसके अलावा भी आए तो आपको पता ये होना चाहिए ना। जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पे जो है वो सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। ठीक है। भाई अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं जा रहा हूँ सॉलिड से लिक्विड की तरफ और लिक्विड से वो गैस की तरफ, अगर मैं सॉलिड से जा रहा हूँ वो लिक्विड तो ये होगा मेल्टिंग। अगर मैं जा रहा हूँ सॉलिड से लिक्विड तो ये होगा मेल्टिंग। और मैं जा रहा हूँ लिक्विड से गैस तो ये होगा वेपराइजेशन। ठीक है। इसको बोलते हैं वेपराइजेशन। और वेपराइजेशन की दो टाइप्स होती हैं, बॉइलिंग और एवापोरेशन। ठीक है। बॉइलिंग एक फिक्स टेम्परेचर पे होती है, उसमें बबल्स आते हैं। वेयर एज जो एवापोरेशन होती है ये वेपराइजेशन की दूसरी टाइप, उसमें कोई फिक्स टेम्परेचर पे नहीं होती और उसमें बबल्स भी नहीं आते। ठीक है। और फिर इसके अलावा अगर मैं यही उल्टा जो है ना वो साइकिल पे चला दूं, यानी कि मैं आ जाऊं भाई गैस से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड उसके वो बात, तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास हो जाएगा सॉल लिक्विड, गैस टू लिक्विड हमारे पास हो जाएगा कंडेंसेशन। और लिक्विड टू सॉलिड हमारे पास हो जाएगा फ्रीजिंग। सही। लेकिन अगर भाई मैं बोलूँ कि नहीं भाई मुझे सुकून ही जो है ना ये वो नहीं है, मैं वो चाह रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट सॉलिड से जो है ना गैस में वो चले आऊँ, तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन।
मैं चाह रहा हूँ कि बीच का जो लिक्विड का जो है ये मैं छोड़ दूँ ना, इसको मैं स्किप जो वो कर दूँ। तो अगर मैं सॉलिड से गैस की तरफ जाऊंगा तो उसको बोलेंगे सब्लिमेशन। और अगर मैं वापस गैस से सॉलिड की को तरफ आ रहा हूँ तो उसको बोलते हैं डीपोजिशन। हाँ, आप अरेंजमेंट में फिक्स भी जो है वो लिख सकते हैं। सही। तो यहाँ पर सारी चीजें मैंने यहाँ पे वो बता दी हैं। अब यहाँ पे सॉलिड टू लिक्विड क्या होगा, वो मेल्टिंग होगा। गैस टू लिक्विड क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। और सॉलिड टू एक्वस क्या होगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे सॉलिड टू एक्वस उसने जो वो बोल दिया है। अब ये थोड़ी डिफरेंट चीज है ना, ठीक है। इन वो सेंस के यहाँ पे हम हमें तो सिर्फ ये चीज को पता है ना कि सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। अब ये सॉलिड टू एक्वस यानी कि आप क्या कर रहे हो, आपके पास कोई NaCl है। आप उसको वाटर में डिजोल्व कर रहे हो। भाई आपके पास नमक है, जैसे आप वो टैंक बनाते हो ना, टैंक जूस जो होता है, आप उसको ये पानी में जो है वो डिजोल्व ये वो करते हो। तो उसको बोलते हैं डिजोल्विंग। ठीक है, यानी कि आप किसी चीज को पानी में डाल के उसका सॉल्यूशन जो वो ये बना रहे हो ना, ये लिखा हुआ है ना, सॉलिड टू एक्वस, यानी एक्वस सॉल्यूशन, तो उसको बोलते हैं डिजोल्विंग। किसी चीज को पानी में डाल के उसका सॉल्यूशन जो है वो बनाना, इसको बोलते हैं डिजोल्विंग। सही। फिर देन उसके बाद, एक सेकेंड। एक मिनट बस। ओके। अच्छा, अब देखें आगे हमारे पास। वो बोले कि भाई गैसेस डिफ्यूज, डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स व्हाई गैसेस डिफ्यूज। वो बोल रहे हैं कि भाई इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स मुझे बताओ कि गैसेस डिफ्यूज जो है वो क्यों के करती हैं। वो बोल रहा है कि इन 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 टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स बताओ कि गैसेस डिफ्यूज क्यों करती हैं। भाई गैसेस डिफ्यूज इसलिए ये वो करती हैं क्योंकि गैसेस के बीच में अनलिमिटेड इनफाइनाइट स्पेस होती है। ये हेयरली है भाई, ये टॉपिकल कहाँ से जो वो लग रहा है। हेयरली है ये। सही। लेकिन वो समझा के जो वो करा रहा हूँ, इसलिए आपको फील जो है ये हो रहा होगा। ठीक है। ये हेयरली है। सही। अब देखो जैसे ये हमारे पास वो लेड से जो वो गैस है ना। अब ये, अच्छा वैसे तो गैस में से ज्यादा स्पेस होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसी बात है स्पेस हमारे पास जो वो कम है। तो अब यहाँ पे ये बनाने के लिए ना वो डायग्राम, अब देखो यहाँ पर, क्योंकि गैस के जो वो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अच्छी खासी स्पेस होती है। सही। तो वो जब अच्छी खासी स्पेस होती है ना, तो वो रैंडमली मूव जो है ये वो करते हैं। जैसे ये वाला मैं अब अगर मैं ये वाला वो पार्टिकल अपने पास जो वो देख लूँ ना, बेटा ये थ्योरी का ये पेपर है, ये ATP वो नहीं है। ATP कराऊंगा वो नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट से वो नेक्स्ट वीक ना। तो उसमें जो है वो सब कुछ वो बता दूंगा ATP का ना। ATP तो एक वीक चाहिए होगा, बड़ा अच्छा जो है ना ATP ये हो जाएगा उसमें ना। ठीक है। मैक्सिमम एक वीक। देखो जैसे ये मेरा वो पार्टिकल है। अब ये इसको इसके लिए देखो, अब ये पार्टिकल ये कितना सा है, बीच में स्पेसिंग जो है वो कितनी ये वो सारी है। तो ये पार्टिकल जो है ना पूरा यहाँ पे बिल्कुल वो रैंडमली जो है ना मूव ये वो करता रहेगा। क्योंकि ये जो पार्टिकल है, एक तो खुद ये बहुत वो छोटा है, और उसकी स्पेस जो है ना, इसके जो ये पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वो बहुत ही ज्यादा ये बड़ी है, बहुत ही वो ज्यादा स्पेस है। तो ये वो रैंडमली मूव जो है ये वो करेगा। इस रैंडम मूवमेंट को बोलते हैं डिफ्यूजन। सही है। ये पार्टिकल है, ये क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है बहुत ये ज्यादा। तो ये पार्टिकल वो रैंडमली जो है ना मूव ये वो करेगा पूरे वो गैस में। तो इसको हम क्या ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। सही है। डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल वाई गैसेस डिफ्यूजेस, क्योंकि वो पार्टिकल्स जो है गैस के वो रैंडमली मूव ये वो कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ये स्पेस होती है। स्टेट व्हाट डिटरमाइंस द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। स्टेट व्हाट डिटरमाइंस द रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो दो चीजें हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करती हैं, एक है टेम्परेचर और एक है मास। टेम्परेचर से डिफ्यूजन डायरेक्टली जो ये प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज ये वो करता हूँ तो पार्टिकल दूर दूर जो वो चले आते हैं। ठीक है। तो इस वजह से टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सही है। और डिफ्यूजन जब वो ज्यादा होती है, बट अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट पर रख दूं तो मासेस के ऊपर डिपेंड करता है, जिसका जितना वो ज्यादा जो मास होगा उतना ही जो है वो
रेट ऑफ डिफ्यूजन वो कम होगा, ठीक है। तो जो मेरे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए आर या एम आर से, यानी मास से। मास जितना ज्यादा होगा, डिफ्यूजन होती है वो कम होगी। जाहिर सी बात है, जो हैवियर ये वो बॉडीज होती हैं, उनका मूव करना वो मुश्किल होता है, वो थोड़ा स्लो जो है वो मूव ये वो करती हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो उसके वो बात बोल रहे हैं कि gaseous oxides of nitrogen are atmospheric pollutants. One adverse effect of oxides of nitrogen is the formation of acid rain. State the two other adverse effect of the oxides of nitrogen. देखो, एक तो उसने हमें यहाँ पे वो बता दिया है ना कि इससे क्या होता है कि भाई एसिड जब रेन होती है। दूसरा क्या होता है, जो कि नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड होता है, वो रेस्पिरेटरी जो है वो की प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करता है, ठीक है। फिर उसके वो साथ साथ रेस्पिरेटरी के की प्रॉब्लम क्रिएट करने के वो साथ साथ आजकल हमारे यहाँ एक चीज आई है जिसको बोलते हैं स्मोक। अगर आप लोगों को वो पता हो तो पंजाब में जो है वो बिल्कुल जो है ना, सर्दियों में आपको वो दिखता नहीं है वो कुछ भी। उसको बोलते हैं स्मोक, वो फोग नहीं होता, ठीक है। उसको आप फोटो केमिकल स्मोक हम बोलते हैं, यानी कि वो केमिकली वो होता है, यानी कि उसमें केमिकल्स होते हैं ना, उसको बोलते हैं फोटो केमिकल स्मोक। उसमें जो है वो बनता इसी से ही है। उसमें यही जो है वो नॉक्स हमारे वो पास होता है। नॉक्स का मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं उसमें। तो जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो फोटोकेमिकल स्मोक जो है परफॉर्म करते हैं। जो हमारे यहाँ अभी वो सर्दी में देखो, एक तो होती है धुंध जिसको बोलते हैं फॉग, वो एक अलग वो चीज़ है, वो एक फिनोमेना जो है वो अलग है। फिर एक चीज़ होती है कि जो फॉग के साथ जो है ना, डिफरेंट वो केमिकल्स वगैरह वो मिल जाते हैं, डिफरेंट पॉल्यूशन जो वो मिल जाता है ना, डिफरेंट ऑक्साइड जब वो मिल जाते हैं, इसी तो तरीके से फॉग के साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब वो मिल जाते हैं, तो इसको ये बोलते हैं फोटो केमिकल स्मोक। सही है। एक ये होता है, फिर एक दूसरा क्या होता है कि ये रेस्पिरेटरी के प्रॉब्लम्स होती हैं, सही है। जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं उनसे खास तौर पे जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड्स होता है, वो तो इन दोनों के लिए बड़ी मेन को चीज होता है, एनो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इसका काम ही जो है यही होता है कि ये ऑक्सीजन को सही वो तरीके से आपके अंदर आने नहीं ये देता, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इन अ कैटालिटिक कन्वर्टर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर रिमूव्ड बाय द रिएक्शन विद द टॉक्सिक गैसेस प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्यूल। भाई वो बोल रहा है कि कैटालिटिक वो कन्वर्टर में जो ऑक्सीजन के और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं वो रिमूव होते हैं, ठीक है। उनका जो है ना, मतलब कि जो बेसिकली कैटालिटिक ये कन्वर्टर में होता क्या है, जो टॉक्सिक ये गैसेस होती हैं, हम ये उनको आपस में जो है वो लड़ा देते हैं। उनको जो है वो आपस में ये बोलते हैं कि तुम दोनों जो वो रिएक्शन जो है ये कर लो, ताकि जो है सारी जो ये टॉक्सिक ये वो गैसेज हैं वो खत्म हो जाए। सही है। तो अब होता क्या है कि यहाँ पर हम जो है ना, वो बोले कि टू नॉन टॉक्सिक गैसेज आर फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। जो कार्डियो में कैटालिटिक ये कन्वर्टर होता है ना, उसका काम ही जो है ना, ये तो यही होता है। वो करता क्या है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड को नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन जो वो करा देता है, और N2 और CO2 जो है वो बना लेता है, ठीक है। रिएक्शन उसने पूछा नहीं था, मैंने वो बता दिया, क्या पता है वो आगे वो पूछ भी ले, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन होता है हेनो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का, ये दोनों जो है ना सबसे ज्यादा वो टॉक्सिक जो वो गैसेज होती हैं, इनका रिएक्शन को ये करा देता है NO2 और CO2 के साथ। N2 और सॉरी 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 कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ वो करा देता है, और नाइट्रोजन और CO2 जो है वो बना देता है। CO2 वो टॉक्सिक नहीं होती। CO2 जो है वो कि ये ग्रीन हाउस गैस जो है वो ये गैस होती है, ये वो टेम्परेचर इंक्रीज ये करती है, बट टॉक्सिक जो है वो CO2 किसी भी सूरज जो है वो नहीं होती, ठीक है। वो बोले नेम द टॉक्सिक गैसेस, नेम द टॉक्सिक गैसेस प्रोडक्ट ऑफ द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्यूल, यानी कि जब उनको ये बर्न करते हैं तो सी और ये हेनो आता है जिसको हम आगे जाके बर्न करते हैं। फिर वो बोला नेम द टू नॉन टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस इन द कैटालिटिक तो कन्वर्टर, भी मैंने करके वो बताया ना कि N2 और CO2, एक जगह लिखोगे N2 और एक जगह लिखोगे CO2 से। अच्छा, देन फिर उसके बाद वो हमें बोल रहा है कि आयरन इज एक्सट्रैक्टेड इन अ ब्लास्ट फर्नेस। आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द आयरन ओर इन अ ब्लास्ट फर्नेस, जिसका मेन जो रिएक्शन क्या होता है, हमारे पास जो आयरन की ये हो रहा है वो उसमें जो आयरन होता है वो आयरन ऑक्साइड की
के फॉर्म में होता है। इसका हम ये रिएक्शन कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से। सही है, तो बनता क्या है यहाँ पे, जो आयरन ये ऑक्साइड है ये रिड्यूस होके आयरन में वो चेंज हो जाता है, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइज होकर CO2 में चेंज जो है वो हो जाता है। बेसिकली ये होता क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए रिड्यूसिंग जो है वो एजेंट यहाँ पे काम ये आता है ना, ये आयरन ऑक्साइड के जो ऑक्सीजन है उनको गेन कर लेता है, और खुद CO2 में जो है वो चेंज ये हो जाता है। ठीक है, और जो Fe2 होती है उसको Fe में चेंज जो है वो कर देता है। इस तरीके से हम जो है वो Fe को टेक आउट जो है हम कर लेते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि भाई द आयरन कंपाउंड इन द मेन आयरन और यूज इन द ब्लास्ट फर्नेस इज आयरन ऑक्साइड, जो अभी मैंने ऊपर ये बताया। स्टेट द नेम ऑफ अ मेन और यूज इन द ब्लास्ट फर्नेस को हेमेटाइट और जो हम बोलते हैं, जो आयरन की है ये और होती है उसको बोलते हैं हेमेटाइट और जो एल्यूमिनियम की होती है और उसको बोलते हैं बॉक्साइट और। सही है, क्या पता वो अगले किसी ये पेपर में एल्यूमिनियम की और के बारे में वो ये पूछ ले, उसको बोलते हैं बॉक्साइट और। अब वो बोल रहे हैं स्टेट हाउ द मेन सोर्स ऑफ अ हीट इज प्रोवाइडेड इन अ ब्लास्ट फर्नेस। अब देखो यहाँ मैं यहाँ पे ना सारे रिएक्शंस आपके सामने जो वो लिख रहा हूँ, होपफुली ये आपको आ जाएगा। देखो, सबसे पहले रिएक्शन होता है कार्बन का ऑक्सीजन से, और यहाँ पे CO2 बनता है, और उसके साथ जो है ना ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट आती है। फिर देन उसके बाद इसके बाद सेकंड क्या होता है, हम इसमें कैल्शियम कार्बोनेट ऐड के करते हैं। तो जो कैल्शियम ये कार्बोनेट होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये हीट होती है, तो ये थर्मली डिकम्पोज ये हो जाता है इनटू CO एंड CO2। ठीक है, फिर देन इसके बाद फिर देन उसके ये बाद हमारे पास जो है यहाँ पे दो वो तरह से जो है ना, दो वो सोर्सेज से CO2 हमारे पास आ जाता है ना। तो क्या यहाँ पे दो सोर्सेज से हमारे पास जो है वो CO2 आ गया, एक ये सोर्स है और एक ये सोर्स है। तो यहाँ पे दो वो सोर्सेज से जो हमारे पास CO2 आता है, इसका रिएक्शन हम अगेन वो ये किसके साथ करते हैं, वो कार्बन के साथ। इसका रिएक्शन हम अगेन करते हैं वो कार्बन के साथ। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ये पास आ जाता है। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड आता है ये हमारे पास ये मेन चीज़ है जो हमें चाहिए, जिसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये जो है जो आयरन की जो हो रहा है Fe2O3, इसको हम जो है वो यूज़ करते हैं, और ये इसको जो है वो रिड्यूस ये वो कर देता है। और ये किस में करता है, ये रिड्यूस करता है इनटू जो Fe2O3 अभी मैंने ये डिस्क्राइब किया, Fe2O3 को ये 2Fe में, यानी कि इससे जो है वो ऑक्सीजन जो है वो खुद ही गेन कर लेगा, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज ये वो कर देगा। ठीक है, अब इस पूरे जो वो रिएक्शन में ना हमारे पास इम्प्योरिटी आती है सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिका। तो अब जो हमने यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज ये किया था, CO2 तो हमने इसको यूज कर लिया, बट कैल्शियम ऑक्साइड को यूज नहीं किया था। तो यहाँ पर अब कैल्शियम ऑक्साइड का जो वो यूज आएगा। जो सिलिकॉन ऑक्साइड जो मट्टी हमारे पास आती है वो एज इम्प्योरिटी आती है, उसको रिमूव करना कि मुश्किल होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ उसका रिएक्शन ये हम कराते थे, और वो मिलके वो बना देता है कैल्शियम सिलिकेट। अब जो ये कैल्शियम सिलिकेट हमारे पास आता है, इसको हम एज ए लिक्विड के तौर पे, यानी कि एक थिक को लिक्विड के तौर पे रिमूव जो है ये वो कर देते हैं। सही, तो हमारे पास तीन जो है वो चीज़ें ये हेड होती हैं, तीन सॉलिड इसमें जो है वो हेड होते हैं। एक है यहाँ पर ये वो कार्बन है, तीन सॉलिड हमारे पास जो है वो हेड होते हैं, जिसमें एक हमारे पास जो है वो कार्बन है, एक कैल्शियम कार्बोनेट है, और एक Fe2O3 है। ठीक है, पहले स्टेप में हम ऊपर से जो है वो ये ब्लास्ट फर्नेस है वो कार्बन ऐड करते हैं, नीचे से ये जो हॉट एयर ये आती है उसके ऑक्सीजन के साथ ऐड करके ये वो कार्बन CO2 ये प्रोड्यूस करता है। और क्योंकि ये कंबशन रिएक्शन है, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट जो है ये प्रोड्यूस होती है। ठीक है, फिर जो ह्यूज अमाउंट ऑफ ये हीट है उसको हम ये यूज करते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट ये हम ऐड करते हैं। ये ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इस कैल्शियम को कार्बोनेट को डिकम्पोज ये वो कर देती है इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। अब यहाँ पर हमारे पास दो जगह से जो है वो CO2 आ रहा है, इन दोनों CO2 को हम करते हैं वो गैदर, और इसका रिएक्शन अगेन जो है वो कार्बन के साथ यानी कोल के साथ हम ये वो कर देते हैं, और ये बना देता है CO। हमें चाहिए क्योंकि ये हमारा रिड्यूसिंग जो है वो एजेंट है, जो पूरी ये बुखारी करी है वो सिर्फ एक CO ये बनाने के लिए करी है। अब ये CO जो है इस आयरन ऑक्साइड के साथ ये करता है ये रिएक्शन, और एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे अब ये यूज होता है। और ये Fe2O3 को Fe में जो है ये कर देगा चेंज, और CO को CO2 में चेंज ये वो कर देगा। सही, और फिर हमारे पास इम्प्योरिटी होती है जिसको हम इस तरीके से ट्रीट ये करते हैं। अब वो बोला है कि स्टेट हाउ द मेन सोर्स ऑफ हीट इज प्रोवाइडेड इन अ ब्लास्ट फर्नेस। वो जो सबसे पहला हमारे पास ये रिएक्शन होता है बर्निंग ऑफ कोल विद ऑक्सीजन ना, वो जो मैंने ऊपर आपके सामने अभी जो
रिएक्शन लिखा था ना ये वाला, कार्बन रिएक्टिंग विद O2 टू फॉर्म CO2। फिर देन उसके वो बात बोल रहा है, नेम द गैसेस रिड्यूसिंग एजेंट इन अ ब्लास्ट फर्नेस, कार्बन मोनोऑक्साइड है जो अभी हम मैंने आपको बताया, सही। फिर वो बोल रहा है द मेन इम्प्योरिटी इन द आयरन ओर इज सिलिकॉन ऑक्साइड, राइट द टू सिंपल इक्वेशंस टू शो द रोल ऑफ लाइमस्टोन इन रिमूविंग द सिलिकॉन ऑक्साइड। अच्छा देखो, सबसे पहले जो कैल्शियम कार्बोनेट है, सबसे पहले वो डिकम्पोज होता है इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। फिर यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसको हम जो वो यूज ये करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ, और वो कैल्शियम सिलिकेट जो है वो बना देता है, ठीक है। फिर देन उसके की ये बात हमारे पास है, पार्ट बी है। वो बोले कि टेबल 2.1 shows four different isotopes of iron, A B C D, फोर डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ आयरन शो कर रहा है कौन, टेबल 2.1 ना। एक आयरन 54, एक आयरन जो है वो 56, 57 एंड 58, ठीक है। एक्सप्लेन वाई ABCD आर दी आइसोटोप्स ऑफ आयरन, भाई क्योंकि इनके न्यूट्रॉन्स या मास नंबर जो है वो डिफरेंट है, ये आयरन के आइसोटोप्स हैं, एज दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड दी मास नंबर ना, ठीक है। अब ये जो देखो ऊपर ये चेंज हो रहा है ना, इसका 54 है, इसका 56 है, इसका ये 57 है, इसका 58 है। तो ये चेंजेस क्यों आ रही हैं? चेंजेस ये इसलिए आ रहे हैं कि जो ऊपर जो मास नंबर में जो चेंजेस आ रहे हैं ना, असल में तो मास नंबर में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। इसका एक का 54 है, एक का 56 है, एक का 57 है, एक का 58 है। ये क्यों आ रहे हैं? ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। दे हैव सेम प्रोटॉन नंबर बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। 2 मार्क का था तो आपने इसको डिटेल में ये बताना था। अगर आप खाली ये चीज जो है कि लिखोगे कि दे हैव डिफरेंट मास नंबर, तो 1 मार्क आपको ये मिलना है। क्यों? क्योंकि भाई 2 मार्क के लिए ना, तो जो आइसोटोप की रियल वो डेफिनेशन होती है वो आपने यहाँ पे वो लिख देनी है कि इट हैज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो 1 मार्क ये सेम ये प्रोटॉन से मिल गया, एक मार्क जो है वो डिफरेंट न्यूट्रॉन से हमें यहाँ पे ये मिल गया, ठीक है। फिर देन उसके वो बात हमें बोल रहा है कि आयरन कैन फॉर्म टू डिफरेंट आयोन्स 2+ एंड आयोन्स Fe2+ एंड Fe3+। वो बोला है कंप्लीट द टेबल 2.2 टू शो द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स इनटू आयरन आयन शोन, ठीक है। अब वो बोले कि भाई मुझे पूरा जो है ना इनका जो फंडामेंटल ये पार्टिकल जो मुझे पूरा जो है वो आप बना के ये वो दे दो कि इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक है Fe2+ और एक है Fe3+। अच्छा अब देखो प्रोडिक टेबल में अगर आप ये वो देखोगे ना, तो आयरन का प्रोटॉन नंबर लिखा होता है 26। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, हालांकि ये आसान चीज़ है, लेकिन उसके बाद स्टूडेंट्स को इसमें इश्यूज होते हैं, तो ये मैं सिर्फ दिखा देता हूँ आपको ना। ये मेरा जो है प्रोटॉन नंबर है, इसमें आइसोटोप कहाँ चली गई, एक ये रहा। अब देखो यहाँ पे ये मेरा आयरन है, ये मेरा आयरन है, ये आयरन का प्रोटॉन नंबर है। प्रोटॉन नंबर हमेशा सेम होता है। जो स्मॉलेस्ट जो ये देखो दो यहाँ पे वो नंबर है ना, एक दिया हुआ है वो 26 स्मॉलर नंबर और एक दिया हुआ है 56। तो ये तो 56 वाला तो चेंज ये हो सकता है ये आइसोटोप्स का, क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी आते हैं, ये मास नंबर होता है, बट जो स्मॉलर वाला वो नंबर होता है वो नंबर ऑफ ये प्रोटॉन्स होता है, तो वो हमेशा वो सेम होता है, सही। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो नंबर ऑफ ये प्रोटॉन्स जो है वो Fe2+ और Fe3+ दोनों के रहेंगे सेम। प्रोटॉन 26 और Fe 26। अली बेटा वो कौन से क्वेश्चन का पार्ट सी तुम बोल रहे हो? तो अभी मैं वो करा देता हूँ सी से। अब देखो यहाँ पे दोनों के ये प्रोटॉन नंबर वो कितने हैं, 26 ही होंगे। अब यहाँ पे न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? प्रोटॉन नंबर हमारे पास जो है न्यूट्रॉन नंबर ये कैसे आते हैं, जो हमारे पास ये मास नंबर है ना, मास नंबर क्या है 54। इस मास नंबर को तुम ये प्रोटॉन नंबर से करोगे सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सही है। तो यहाँ पर मास नंबर था 54, इसको हमने कि प्रोटॉन नंबर 26 से जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर
28। इसी तरीके से यहाँ पे मास नंबर हमारे पास 58 है, इसको ये प्रोटॉन नंबर 26 से करेंगे तो माइनस, तो ये आ जाएगा 32। सही है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया न्यूट्रॉन नंबर 28 और इसका 32। अच्छा अब देखो वो बोले कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। देखो इलेक्ट्रॉन्स का एक सीधा सा जो हमारे पास ये रोल होता है, सॉरी इनका एक वो है ये आइडेंटिफाई करने का। देखो एक ये एलिमेंट में अगर मेरे पास Fe का एलिमेंट होता तो उसमें 26 जो है वो प्रोटॉन्स है ना, तो 26 ही जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है। ये एलिमेंट की मैं की बात कर रहा हूँ, जबकि चार्ज है वो जीरो है। इस चार्ज जीरो का ये मतलब क्या है कि ना तो इसने कोई इलेक्ट्रॉन अभी वो लूज किया, नहीं इलेक्ट्रॉन से कोई गेन किया है। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास अभी एलिमेंट है। बट अगर यहाँ पे चार्ज आएगा +2 का, तो इस +2 के चार्ज का वो मतलब क्या होता है। अगर यहाँ पे +2 का ये वो चार्ज आ जाए, तो इस +2 के चार्ज का मतलब होता है कि ये दो इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर रहे हैं। अगर ये प्लस चार्ज आ रहा है तो दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो कम है। और अगर नेगेटिव ये वो चार्ज आ जाए ना, जैसे कि हमारे पास होता है ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज आ रहा है, तो इसका मतलब है कि टू मोर इलेक्ट्रॉन्स है देन प्रोटॉन्स। सही है। तो अगर हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका क्या मतलब है, लेस इलेक्ट्रॉन देन दी प्रोटॉन। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो मोर इलेक्ट्रॉन देन दी ये प्रोटॉन्स। ये आपको याद जो है कि रखना है। अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो लेस इलेक्ट्रॉन देन दी प्रोटॉन, और अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो मोर इलेक्ट्रॉन्स देन दी प्रोटॉन्स। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर +2 का चार्ज आ रहा है और ये प्रोटॉन नंबर पर 26 है, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास वो कम है ये प्रोटॉन से। तो आंसर क्या होगा, वो 24। सेम इसी ये वो तरीके से यहाँ पे हैफी के ऊपर आ रहा है ये +3, और जो प्रोटॉन नंबर है वो क्या है, वो 26। तो यानी तीन इलेक्ट्रॉन्स इसमें वो कम होंगे एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तीन हो गए कम, तो ये हो गया 23। सही। फिर देन इसके बाद बोल रहा है कि भाई डिस्क्राइब अ टेस्ट फॉर द एक्वस Fe2+ आयोन्स। ये वही एटीपी का है। ठीक है, इसमें आप एन ये हुए जो है वो ऐड कर, तो इसका NH3 वाला भी टेस्ट आता है ना, बट यहाँ पे हम ज्यादातर NOH वाला टेस्ट हम लेते हैं। NOH एक्वस हम इसमें करते हैं ये ऐड। और ड्रॉप वाइज अब देखो, पहले हम ऐड करते हैं NOH ड्रॉप वाइज तो ग्रीन पीपीटी आते हैं। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, इसी NOH को एक्सिस में ये वो कर देते हैं। एक्सिस में करने का ये मतलब क्या है कि NOH बहुत सारा उसमें ऐड जो है ये वो कर देते हैं वो सॉल्यूशन में। तो स्टिल जो है मेरा जो Fe2+ के है ये हाइऑन्स है वो इन इनसॉल्युबल ही इसमें के रहते हैं, यानी कि जो ग्रीन पीपीटी है वो एज ए ग्रीन पीपीटी ही ये वो रहेगा। आपने अक्सर ऑब्जर्वेशन में वो देखा होगा, उसमें लिखा होता है सॉल्युबल इन एक्सिस। यानी पहले तो पीपीटी वो बना, लेकिन बाद में वो जब मैंने एक्सिस में ये वो डाला ये NOH, तो उसमें वो सॉल्युबल हो गया। फिर देन उसके बाद बोला है कि एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कन्वर्ट Fe2+ आयोन्स टू Fe3+ आयोन्स। आप ये अमोनिया भी यूज है वो कर सकते हो ना। आप अमोनिया भी इसमें शहजीन ने ये क्वेश्चन किया है कि सर क्या हम अमोनिया यूज नहीं क्या करेंगे, तो अमोनिया भी यूज है वो कर सकते हो। सही। ये आपके ऊपर है, आप चाहे NaOH यूज करो, चाहे आप चाहे अमोनिया जो है वो यूज करो। सही। जी अम्मात। अच्छा अब देखो यहाँ पे वो बोल रहा है कि एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो कन्वर्ट्स Fe2+ आयोन्स टू Fe3+ आयोन्स। जो ऑक्सीडाइजिंग ये एजेंट है वो Fe2 ये प्लस को Fe3 वो प्लस में जो है वो चेंज ये कर रहा है ना। ठीक है, Fe2+ को Fe3+ में चेंज जो है वो कर रहा है। अब वो बोल रहा है कि डिफाइन द टर्म ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब क्या है, एक ऐसी चीज जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रही है और खुद जो है वो रिड्यूस हो रही हो ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट का ये काम होता है किसी के लिए कोई काम करना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी वो सामने ये वाले के लिए ये क्या कर रहा है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज ये वो कर रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ये मतलब क्या है, जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज है वो कर रहे हैं। अगर वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज ये कर रहा है तो वो खुद क्या होगा, खुद वो होगा रिड्यूस। तो ये 2 मार्क का है। अ सब्सटेंस दैट इज रिड्यूसिंग, अच्छा मैंने उल्टा जो वो लिख दिया सॉरी। अ सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइजिंग अदर्स, अ सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइजिंग अदर्स एंड रिड्यूसिंग इटसेल्फ। तो ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद के ऑर्डर रिड्यूस हो रहा है। फिर वो बोल रहे हैं कि एक्सप्लेन व्हाई द कन्वर्जन ऑफ Fe2+ आयोन्स टू Fe3+ आयोन इज ऑक्सीडाइज एज ऑक्सीडेशन। क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है।
क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है ना। अगर मैं यहाँ पर वो बोला है कि Fe2+ आयोन से Fe3+ आयोन्स में जो वो कन्वर्जन है वो ऑक्सीडेशन क्यों है। भाई वो ऑक्सीडेशन इसलिए है क्योंकि एक तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, +2 से +, ये वो 3 में जा रहा है। तो इसलिए ये ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज आता है ना। ये 2+ से 3, ये प्लस में जो आ रहा है उसके साथ साथ, क्योंकि 2+ से ये 3+ में जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है। हाँ, चार्ज इंक्रीज हो रहा है, चार्ज को ऑक्सीडेशन नंबर जो है के बोलते हैं ना। तो यहाँ पे वो चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये ऑक्सीडेशन है। चार्ज ही को ऑक्सीडेशन नंबर हम बोलते हैं। फिर वो बोल रहे हैं कि द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑन Fe2+ आयोन्स टू Fe3+ आयोन्स इज aqueous potassium magnet states the one condition needed for the oxidation to take place। अब वो बोले हैं कि जो ऑक्सीडाइजिंग ये एजेंट जो Fe2 ये प्लस को Fe3+ में चेंज कर रहा है वो एसिड, वो क्या है। हाँ, आप चार्ज भी जो है ये वो लिख सकते हो ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बता के चार्ज इंक्रीज हो रहा है, आप चार्ज भी जो है ये लिख सकते हो। वो बोले कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो Fe2+ को Fe3+ में चेंज कर रहा है ना, यानी Fe2+ को ऑक्सीडाइज कर रहा है इनटू Fe3+, वो है एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट। एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट वो ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एल्कोहल को ऑक्सीडाइज ये करता है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, सही है। और ये हमेशा एसिड के साथ होता है, वहां पे भी एसिड के साथ जब यूज होता है तो इसको बोलते हैं एसिडिफाइड। हमेशा जो एक्वस पोटेशियम मैग्नेट है जो अल्कोहल में भी वो यूज होता है फॉर दी ऑक्सीडाइजिंग, तो ये हमेशा एसिडिफाइड फॉर्म में जब वो यूज होता है, ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ है ना कि स्टेट द वन कंडीशन नीडेड फॉर द ऑक्सीडेशन टू टेक प्लेस, दैट इज एसिडिफाइड, यानी एसिड के साथ जब वो यूज होता है ना। इसलिए हम जहाँ पे भी ये लिखा होता है ना, ये रिएक्शन होता है यूं करके लिखा होता है एसिडिफाइड KMnO4। एल्कोहल की जो ऑक्सीडेशन है उसमें इसी तरीके से ये वो लिखा होता है एसिडिफाइड KMnO4। अच्छा देखो, देन उसके बाद बोल रहा है कि भाई आयोडाइड आयंस I reduces Fe3+ to Fe2+ ions in a aqueous solution, suggests the identity of the other product form in this reaction। वो बोले कि भाई I- है, I- reduces Fe3+ to Fe2+। वो Fe3+ के साथ रिएक्शन कर रहा है और उसको ये रिड्यूस कर रहा है इंटू Fe2+ में। अब जब जाहिर सी बात है, जब ये इसको जो है वो रिड्यूस कर रहा है वापस Fe2+ में, तो ये खुद ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब I को माइनस है तो ये ऑक्सीडाइज होकर खुद क्या ये बन जाएगा I2, ठीक है। और I2 है, अभी ऑक्सीडाइज कैसे हो रहा है, क्योंकि I2 के ऊपर 0 जो वो चार्ज होता है, तो ये खुद किस में ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, I2 में। ये ऑक्सीडाइज होके वो किस में चेंज हो रहा है, ये खुद ऑक्सीडाइज होके ये I2 में जो है ना मेरे पास चेंज हो रहा है। ये खुद ऑक्सीडाइज होके ये किस में चेंज हो रहा है, ये खुद ऑक्सीडाइज होके मेरे पास जो है ये I2 में जो है ये चेंज हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन 3 है, वो हमें बोल रहा है कि भाई a student prepares a sample of a student prepares a sample of insoluble salt barium sulfate BaSO4। The student adds aqueous sodium sulfate Na2SO4 to the aqueous barium chloride। वो बोल रहा है कि भाई वो एक इनसॉल्युबल सॉल्ट जो वो बना रहा है, और उसमें क्या हो रहा है कि Na2SO4 का वो रिएक्शन करा रहा है BaCl2 के साथ ना। तो यहाँ पर Na2SO4 का रिएक्शन BaCl2 के साथ हो रहा है, और सॉल्ट कौन सा बन रहा है, BaSO4। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मेरा Na और Ba ये अपनी जगह चेंज कर रहे हैं ना, दो सॉल्ट है ना। अब ये इनसॉल्युबल सॉल्ट जब वो बनता कैसे है, देखो इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाने के दो जो मेथड्स होते हैं, दो तरीकों से आप रिएक्शन जो है ये वो कर सकते हो। एक तो आप दो सॉल्युबल सॉल्ट्स का आपस में रिएक्शन जो ये वो करा दो, सॉल्युबल सॉल्ट 1 सॉल्युबल सॉल्ट 2। तो इससे आपके पास एक इनसॉल्युबल सॉल्ट जो है वो बन जाएगा, और उसके साथ साथ एक, सही है, और उसके साथ कोई और बाई ये प्रोडक्ट भी आ जाएगी। और दूसरा मेथड क्या होता है कि आप सॉल्युबल सॉल्ट का रिएक्शन करा दो एसिड के साथ, तो ये बना लेगा इन सॉल्युबल सॉल्ट प्लस एक एसिड, ठीक है। तो दो तरह से हमारे पास इनसॉल्युबल सॉल्ट जो ये बनता है। अब देखो जैसे यहाँ पर हम Na2BaSO4 हम बना रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमने दो सॉल्युबल सॉल्ट जो है ये हमने ले ली Na2SO4 और BaCl2। Na2SO4 और BaCl2, ठीक है। अब होगा क्या कि जो Na है वो Ba को रिप्लेस जो है ये कर लेगा, तो ये बी ये आ जाएगा हैनी की जगह, तो ये बना लेगा BaSO4 जो कि वो ये सॉलिड है, यानी इनसॉल्युबल सॉल्ट है।
और ये Na आ जाएगा इसको Cl के साथ, और ये बना लेगा NaCl, जो कि सॉल्युबल जो वो सॉल्ट होता है। इसके ये बदले मैं यहाँ Na2SO4 के बदले H2SO4 भी यूज है वो कर सकता था। जैसे यहाँ पर मुझे BaSO4 जब वो बनाना है ना, तो कभी कभार वो मुझे ये बताता नहीं है कि ये किससे मिलके जो ये बन रहे हैं। तो आप जो है ना, एक जो है वो ले लोगे सॉल्युबल सॉल्ट। नॉर्मली हम जो है ना सॉल्युबल ये वो सॉल्ट लेते हैं, एक लेते हैं नाइट्रेट या क्लोराइड का। और अच्छा देखो, इसके लिए एक बड़ी अच्छी बात ना आपको वो समझाता हूँ, थोड़ा थोड़ा टाइम जो ये वो लग जाएगा। जैसे मेरे पास ये बेरियम सल्फेट है, अब देखो यहाँ पे तो उसने मुझे सॉल्ट जो वो दिए हुए हैं कि किससे मिलके के बन रहा है। इन केस अगर उसने मुझे नहीं ये दिया हुआ, तो यहाँ पर देखो दो मेरे पास ये हाइऑन्स है इनसॉल्युबल ये सॉल्ट के, दो मेरे पास यहाँ पे हाइऑन्स हैं इन इनसॉल्युबल सॉल्ट के ना। तो आप यहाँ पे ये वो करोगे क्या, जो मेरे पास यहाँ पे ये आप यहाँ पे दो टाइप के सॉल्ट जो है आप ये बोलोगे सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है, जिससे जिन दोनों का रिएक्शन वो करा के BaSO4 आपके पास वो बनेगा। जो नेगेटिव आयन है ना, वो आप हमेशा लो सोडियम सॉल्ट का। और जो पॉजिटिव आयन है वो आप हमेशा लो नाइट्रेट के वो सॉल्ट का, क्योंकि ये दोनों जो है ये अनकंडीशनल जो है ये वो सॉल्युबल होते हैं। यानी कि अगर वो आपको वो खुद से रिएक्शन कराने का ये बोल रहा है कि भाई मुझे नहीं कि पता कि ये कैसे ये बन रहा है BaSO4, तो आप हमेशा ये क्या करोगे, जो पॉजिटिव ये वाला जो ये हाइऑन है ना, इसका आप ले लोगे नाइट्रेट का सॉल्ट, यानी BaNO3। अगर वो आपको खुद ये बात ये बोल रहा है कि भाई मुझे यहाँ पे तो उसने मुझे ये बता दिया है कि भाई इन दोनों से मिलके ये बन रहा है, लेकिन अगर मुझे ये नहीं बताता तो फिर आप ये क्या करते, ये बात समझा रहा हूँ। और जो नेगेटिव आयन है उसमें आप ले लो Na का सॉल्ट, यानी Na2SO4। तो ये बात बस आप अपने जहन में के रखो, इससे आपकी बहुत चीज़ें आसान जो है वो हो जाएंगी, अगर उसने चीज़ें आपको नहीं को दी हुई, ठीक है। तो जो ये पॉजिटिव आयन है, जो ये पॉजिटिव आयन है ना, जो ये पॉजिटिव आयन है सॉल्ट का, वो लो आप नाइट्रेट का, सही। और जो नेगेटिव आयन है वो लो आप ये सोडियम का, ठीक है। जो पॉजिटिव आयन है ना वो आप लो वो नाइट्रेट का, और जो नेगेटिव आयन है ना इनसॉल्युबल सॉल्ट का, वो लो आप सोडियम के सॉल्ट का। क्योंकि सोडियम के सॉल्ट और वो नाइट्रेट के सॉल्ट कोई भी इनसॉल्युबल नहीं होते। आपने यहाँ पे लेने वो सॉल्युबल सॉल्ट, तो कोई भी यहाँ पे जो है वो इनसॉल्युबल नहीं होते, सही। वैसे तो यहाँ पे उसने हमें वो बता दिया, ज्यादातर वो बता देता है, लेकिन कभी कभार वो ये भी जो वो कर देता है, ठीक है। तो अगर उसने ये वो कर दिया है, तो जो पॉजिटिव आयन है वो सॉल्ट का वो लो वो नाइट्रेट का, जो नेगेटिव आयन है वो लो सोडियम का। हाँ, पोटेशियम का भी आप ये वो ले सकते हो, पोटेशियम के भी सारे जो वो सॉल्युबल होते हैं। ये तो मैंने क्या देखो, इस तरह से तो बहुत एक लिस्ट जो है ना वो बढ़ जाएगी। ये तो मैंने एक बिल्कुल एक कंसाइज करके आपको ये बता दिया है ना। वैसे तो पोटेशियम का भी ये वो ले सकते हो, बट एक चीज अगर उसको जितना वो सिंपल जो ये रखोगे उतनी आपके लिए आसानी होगी। अब वो बोल रहा है कि भाई द स्टूडेंट कैरीज आउट द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। स्टेप ये वन के डिजोल्व 0.1 moles ऑफ सॉलिड BaCl2 इन 100 cm³ ऑफ डिस्टिल्ड वाटर टू फॉर्म अ बेरियम क्लोराइड। यानी कि हमने एक बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन हमने वो बना लिया, जिसमें 0.1 moles ऑफ बेरियम की क्लोराइड को हमने ऐड कर दिया 100 cm³ ऑफ डिस्टिल्ड की वाटर में। फिर देन उसके बाद ऐड एन एक्वस सॉल्यूशन विच कंटेन्स 0.1 mole ऑफ Na2SO4 टू अ बीकर कंटेनिंग BaCl2। यानी कि वो सॉल्यूशन मैंने एक बीकर में जो वो डाल दिया, सही है, जिसमें जो है 0.1 मोल ऑफ Na2SO वो फोर था। अब वो बोला है स्टेट द मिक्सचर एंड फिल्टर इट, ठीक है। अब देखो हमारे पास ना हम ये करते कि हम कैसे हैं, ये आपको मैं वो बता देता हूँ। हमने यहाँ पे Na2SO4 और BaCl2 हमने के लिए, अब यहाँ पर ये होगा क्या, ये दोनों आपस में रिएक्शन जो ये वो करेंगे ना। अब हम देखो यहाँ पे नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो दोनों वो सॉल्युबल सॉल्ट उनमें से एक को हम ले लेते हैं एक्सिस में और एक को ले लेते हैं लिमिटिंग, ये रिएक्टेंट। अब देखो जैसे हमने यहाँ पर BaCl2 को हमने ले लिया लिमिटिंग जो ये रिएक्टेंट, और Na2SO4 को ले लिया एक्सिस में। तो जब हमारा रिएक्शन जो है वो खत्म ये होगा, तो BaCl2 पूरे का पूरा जो है वो खत्म ये हो जाएगा, और Na2SO4 बट हमारा वो बच जाएगा। और Na2SO4 के साथ हमारे पास BsSO4 जो है वो ये बना है वो सॉलिड, और NaCl जो है वो लिक्विड भी हमारे पास आ गया। तो हमारे पास एक वो सॉल्यूशन आ जाएगा, सही है, एक मिक्सचर आ जाएगा जिसमें बेरियम सल्फेट जो है वो सॉलिड होगा, और Na2SO4 और NaCl जो है वो वो लिक्विड होगा। अब जो हमारे पास ये मिक्सचर आएगा उसको हम कर लेंगे फिल्टर। फिल्टर जब हम ये वो करेंगे तो BaSO4 क्योंकि वो सॉलिड है तो वो अलग हो जाएगा,
और जो Na2SO4 और NaCl था, ये एक्वस फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में था। ये दोनों जो है वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। यानी हमारे पास यहाँ पे BaSO4 सॉलिड हमारे पास यहाँ पे अलग हो जाएगा। स्टिर द मिक्सचर देन फिल्टर इट। फिल्टर क्यों कर रहे हैं? ताकि BaSO4 हमारे पास ये अलग आ जाए। फिर जो BaSO4 है उसको हम ये डिस्टिल ये वाटर से हम वॉश हम करते हैं, और फिर फिल्टर ये पेपर पर ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। तो स्टेप 4 क्या है? ड्राई द सॉलिड लेफ्ट इन द फिल्टर पेपर। वो बोले कंप्लीट द सिंबल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन, सही है, इंक्लूड स्टेट सिंबल्स ना। अब उसने यहाँ पर हमें इक्वेशन जो दी हुई थी, ठीक है, इक्वेशन हमारे पास क्या थी? ये थी, सही। BaCl2 रिएक्टिंग विद Na2SO4 टू फॉर्म BaSO4 प्लस। देखो यहाँ पे दोनों जो है ये पॉजिटिव आयन जो दोनों को मेटल एक दूसरे को क्या कर लेंगे? ट्रिप्लेस, सही है। तो ये है ये हमारे पास सॉलिड है, ठीक है। भाई NaCl एक अभी मैंने बताया है अली, क्या हो गया भाई कि Na के सारे सॉल्ट, सोडियम के सारे सॉल्ट जो है वो एक सॉल्युबल होते हैं। सोडियम के सारे सॉल्ट जो है वो सॉल्युबल होते हैं। ये मैं पूरी शीट आप लोगों को बल्कि जो फोल्डर आप लोगों के साथ है उसमें है, आप जाकर सॉल्ट के उसमें के पढ़ना, तो सारे सॉल्ट हैं, सही। ये ना वो लाजमी ये पढ़ लेना ताकि आसानी हो जाए ना, क्योंकि ये फ्री के होते हैं ये मार्क्स, क्योंकि एक ही सेम टाइप का जो वो क्वेश्चन आता है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर हमारे पास देन बनेगा NaCl, और NaCl क्या होगा? एक्वस होगा, सही। अच्छा उसके बाद वो बोले कैलकुलेट द मास ऑफ अ सॉलिड BaCl2 डिजोल्व इन स्टेप 1। भाई उसने मुझे यहाँ पे NaCl का BaCl2 का जो है ना मोल्स के दे दिए, तो मास निकालना तो काफी आसान है। यहाँ पर उसने मुझे एक, हाँ ऐसे सही रहेगा, क्योंकि बार बार जो है ना फिर ऊपर आना पड़ेगा। वो बोले कैलकुलेट द मास ऑफ सॉलिड BaCl2। भाई BaCl का मुझे उसने मोल्स यहाँ पे वो दे दिए, तो मास कैसे आएगा? मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ मास? मोल्स इज इक्वल टू M और हेमर, ठीक है। तो हमें M जो है वो ये कैलकुलेट करना है, तो हम ये हेमर को उस तरफ जो है ये शिफ्ट कर देंगे, सही है। तो ये हो जाएगा मास इज इक्वल टू हैन इंटू हेमर। अब देखो यहाँ पर 0.1 हमारे पास ये मोल्स हैं, और BaCl2 का हेमर, ये हम ये कैलकुलेट जो है ये वो कर लेंगे, ठीक है। तो ये BaCl2 का है ये हेमर आ रहा है 208। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा अब यहाँ पे ना BaCl2 का क्योंकि हेमर वगैरह उसने दिया हुआ है नहीं ना, तो एक मार्क जो है इसका MR ये कैलकुलेट करने का भी होता है। अब इसका ये हेमर कैसे होगा ये कैलकुलेट? भाई देखो, BaCl2, BA का होता है 137, और CL का होता है 35.5। तो ये दो है तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 208, सही है। तो ये हमारे पास आ गया मास M इज इक्वल टू N इंटू हेमर से। फिर देन उसके वो बात स्टेप सी में, पार्ट सी में बोल रहा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ Na2SO4 इन स्टेप 2 इज 1.25 मोल पर ये DM³ कैलकुलेट द वॉल्यूम इन CM³ of 1.5 मोल पर DM³ of Na2SO4 added in step 2 which contains 0.1 moles of Na2SO4। वो बोल रहा है कि भाई मुझे वॉल्यूम जो है ये कैलकुलेट तो करके तो Na2SO4 का, जबकि मेरे पास Na2SO4 की कंसंट्रेशन जो है वो कितनी है, वॉल्यूम मैंने वो कैलकुलेट करना है, कंसंट्रेशन कितनी है 0.125, और मोल्स कितने हैं 0.1। काफी आसान जो है ये क्वेश्चन है ना, तीन चीजें यहाँ पर ये हमारे पास है ना, कंसंट्रेशन और मोल्स उसने ये वो दे दिए, सही है। और वॉल्यूम उसने जो है हमसे पूछ लिया है ना, कंसंट्रेशन और वॉल्यूम और मोल्स उसने हमें दे दिए, और वॉल्यूम उसने हमसे पूछ लिया है। तो हम यहाँ पर अब कंसंट्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई के करेंगे। यहाँ पर कंसंट्रेशन हमारे पास है, मोल्स हमारे पास है, तो वॉल्यूम जो है ये कैलकुलेट हम ये वो कर लेंगे। ये कैसे होगा? कंसंट्रेशन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, और ये वॉल्यूम जो है वो दूसरी तरफ जो है वो चले जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमने कर लिया ड्राइव ना, वॉल्यूम जो है वो इज इक्वल्स टू के ये इस तरफ चले गया, और वो कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू के इस तरफ आ गया। अब यहाँ पे मोल्स हमारे पास कितने हैं? 0.1 उसने वो दिए हुए हैं। कंसंट्रेशन कितनी है? 0.125, वो भी उसने हमें वो दी हुई है। बट यहाँ पर इशू क्या है कि कंसंट्रेशन DM³ में, CM³ में नहीं है। हमें जो ये वॉल्यूम चाहिए, इट इज रिक्वायर्ड इन अ CM³। एक मिनट, कोड नोट जो है ना ये क्रैश कर गया है, ठीक है। जो हमें वॉल्यूम यहाँ पर चाहिए वो CM³ में चाहिए ना। अब यहाँ पर जो हम आंसर ये वो निकालेंगे वो DM³ में होगा। तो हम यहाँ पर आंसर को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो CM³ में आंसर आ जाएगा। अब ये आंसर DM³ में क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई वॉल्यूम जो है वो DM³ में है। तो सॉरी, कंसंट्रेशन जो वो DM³ में है ना, मोल पर वो DM³ में है।
क्योंकि कंसंट्रेशन डीएम क्यूब में, तो जो वॉल्यूम आएगा वो भी ये डीएम क्यूब में आएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारा किस में आ जाएगा, सीएम क्यूब में आ जाएगा। सही है। वो बोल रहा है स्टेट। अब वो बोले स्टेट द कलर ऑफ अ सॉलिड फॉर्म इन स्टेप टू। यानी जो बैरियम सल्फेट हमारे पास बना है उसका क्या कलर है। मैंने बैरियम सल्फेट ही जो के लिख दिया। बैरियम सल्फेट नहीं, इसका कलर होता है वाइट। ज्यादातर जो सल्फेट होते हैं, ऑलमोस्ट जितने भी सल्फेट होते हैं उनका कलर जो है कि वाइट ही आता है। सही। वो बोले द मिक्सचर इज फिल्टर्ड इन स्टेप थ्री, स्टेट द जनरल टर्म यूज, टर्म गिवन टू द सॉलिड वो लेफ्ट इन द फिल्ट्रेशन। देखो फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, सॉलिड को वो लिक्विड से अलग हम कर रहे होते हैं। फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, सॉलिड को लिक्विड से अलग ये हम कर रहे होते हैं। जो लिक्विड हमारा होता है उसको हम नॉर्मली बोलते हैं फिल्ट्रेट। ठीक है। और जो सॉलिड हमारा एंड में बच जाता है उसको हम बोलते हैं वो रेजिड्यू। सही है। फिल्ट्रेशन में सॉलिड को लिक्विड से हम ये अलग कर रहे होते हैं। जो लिक्विड हम ये अलग करते हैं उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। और जो सॉलिड हम ये अलग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वो रेजिड्यू। सही है। देन फिर उसके बाद दो पार्ट्स हैं इसके लास्ट। वो बोल रहा है कि द एक्चुअल मास ऑफ ड्राई बेरियम सल्फेट collected in step 4 is greater than the expected mass. This is because the student should do an additional step in between the step 3 and 4. देखो वो बोल रहा है कि जो एक्चुअल वो मास है, द एक्चुअल मास ऑफ बी ए ड्राई बी ए सी बी एस ओ फोर कलेक्टेड इन स्टेप 4 इज ग्रेटर देन द एक्सपेक्टेड मास। यानी कि जो एक्चुअल मास बी एस बेरियम सल्फेट का आया है वो ज्यादा मास है उस मास से जितना मास हमारे पास आना चाहिए था। अब ये क्यों है, दिस इज बिकॉज द स्टूडेंट शुड डू एन एडिशनल स्टेप इन बिटवीन द स्टेप 3 and 4। जो के बाद मैंने ये बताई थी ना यहाँ पे, जब ये स्टेप ये कर रहे थे कि भाई फिल्टर करने के बाद हम डिस्टिल ये वाटर से हम वॉश करते हैं, फिर हम जो है वो ड्राई होने के लिए ये फिल्टर पेपर पे छोड़ते हैं। तो यहाँ पर स्टेप ये हो जाएगा स्टेप 5, और जो अगर इसको मैं वो सही करूँ तो ये होगा स्टेप 4। स्टेप ये 4 क्या होगा, वॉश विद DW, यानी कि डिस्टिल ये वाटर। मैंने ये TW लिखे, आप ये लिखोगे पूरा। क्यों, ताकि इम्प्योरिटी जब रिमूव हो जाए, यानी कि जो इम्प्योरिटी इसके साथ है वो रिमूव हो जाए। अब क्योंकि हमने डिस्टिल ये वाटर से ये वॉश नहीं किया, तो जो इम्प्योरिटी थी वो भी ये बैरियम सल्फेट के जो जो वो साथ आ गई। तो बैरियम सल्फेट का जो जो मास एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा मास आ गया ये हमारे पास। क्यों, क्योंकि हमने डिस्टिल ये वाटर से उसको वॉश नहीं किया। ये मेन स्टेप है। ठीक है। क्योंकि ये लिखा हुआ नहीं है। rinse the, अभी दो मार्क का है, rinse the residue with the distilled water so extra mass of impurity would be removed, that impurity is an extra mass। वो impurity जो है हमारे पास एक्स्ट्रा मास है, जो कि बैरियम सल्फेट को उसने कहना है कि जो मास है वो एक्सपेक्टेड से वो ज्यादा आ रहा है। फिर वो बोले स्टेट द नेम ऑफ द दिस मेथड ऑफ प्रेसिपिटेशन। इसको बोलते हैं स्टेट द नेम ऑफ दिस मेथड ऑफ सॉल्ट प्रिपरेशन, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन मेथड। बस एक मिनट, ये खत्म हो रहा है। सही है। इसको बोलते हैं जो सॉलिड सॉल्ट बना इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाने का ये मेथड होता है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन मेथड। अब वो बोले कि स्टेट द नेम ऑफ डिफरेंट बेरियम सॉल्ट दैट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ बेरियम क्लोराइड। ये ऊपर मैंने ये बात ये वो समझाई थी ना, ये चीज ना, कि भाई यहाँ पर ये हमारे पास हो रहा है ना बैरियम सल्फेट आ रहा है। तो हम यहाँ पे तो उसने रिएक्शन करा दिया था बैरियम क्लोराइड से। लेकिन जो हमें वो बोलेगा कि भाई उसको नहीं पता ना कि ये किन दोनों सॉल्ट सॉल्युबल सॉल्ट से मिलके वो बन रहा है। तो आप यहाँ पे जो जो सॉल्ट का ये पॉजिटिव आयन है, इसका जो आप सॉल्ट लोगे हमेशा नाइट्रेट का सॉल्ट जो वो लोगे, तो आप ये लोगे बेरियम नाइट्रेट। आप ये क्या लोगे, आप ये लोगे बेरियम नाइट्रेट। सही। और दूसरा ये जो नेगेटिव आयन है इनसॉल्युबल सॉल्ट का, ये आप हमेशा लोगे एने का या पोटेशियम का ना। ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने एने का ही ये वो लिया था, तो यहाँ पर हम ये पोटेशियम का जो ये वो ले लेते हैं। अब वो बोल रहा है कि बैरियम सॉल्ट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ BaCl2। तो बैरियम और नाइट्रेट हम यहाँ पे यूज ये वो कर सकते हैं। दूसरा सल्फेट सॉल्ट दैट कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ Na2SO4। K2SO4 भी हम यूज वो कर सकते हैं। ये शेजीन ने जो वो कहा था कि सर क्या हम ये पोटेशियम भी हम यूज कर सकते हैं। यस, हम Na2SO4 के बदले पोटेशियम सल्फेट भी यूज वो कर सकते हैं। फिर हमारे पास है लास्ट के
ये अंडरस्टूड होता है, ये कलर आपको ये याद करना होगा, जो सल्फेट से कलर होते हैं वो वाइट होते हैं। जो सल्फेट्स के वो कलर होते हैं ये वाइट होते हैं, मुझे याद ये बता दिएगा, ताकि मैं आपको ये क्लास के बाद ये रात तक जो है ना इसकी शीट पूरी शेयर ये कर दूं कि किसके कौन से होते हैं। ये कलर्स होते हैं हमारे पास, सही। जो आपको थ्योरी में याद करके ये बुझाने होंगे अपार्ट फ्रॉम दी एटीपी। एक्वस के जो कलर होते हैं वो उसके होते हैं जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं। सल्फेट के अपने वो कलर होते हैं, सल्फेट अगर वो सॉलिड होगा तो उसको अपना जो वो कलर होगा। जो हेक्वस में हम जो चीज डालते हैं ना, जो मेटल का कलर जो है वो आ जाता है। तो मेटल जो होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, अगर मेटल ट्रांजिशन एलिमेंट है तो उसका जो वो कलर आता है, सही है। जो हेक्वस है वो कलर आता है वो मेटल का आता है, ट्रांजिशन ये मेटल का आता है। वो बोला है कि बेरियम सॉल्ट कैन बी मेड बाय दिस मेथड। अब इसके अलावा जो है ना कौन सा बेरियम का सॉल्ट और हम ये बना सकते हैं, तो हम बेरियम को कार्बोनेट हम बना सकते हैं, क्योंकि जो कार्बोनेट के सॉल्ट्स होते हैं दे आर ऑलमोस्ट जो है वो सॉल्युबल, इनसॉल्युबल होते हैं, सही।